नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीकेजी स्टडीज and SGKG 2.2 to YouTube channel classes. We are watching amendment to GFR 2017 part 2. We have finished part 1, so we are proceeding to part 2. पार्ट 1 की चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं, अभी हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है 10th July 2024, you can see here 10th July 2024, Government of India, Ministry of Finance has come up with office memorandum in which there are certain modification, there are certain amendments to GFR 2017. ठीक है, पार्ट 1 हम चर्चा कर चुके हैं, चलिए पार्ट 2 देखते हैं। सो पार्ट 2 जो है रूल 162 में क्या है? लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। 162 में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, तो इसकी जो लिमिट है, this method may be adopted when estimated value of the goods to be procured is up to rupees 25 lakh. So पहले जो थी वो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी फ्लोट करने के लिए जो लिमिट थी दैट वाज 25 लाख। उस 25 लाख के लिमिट को अभी अमेंड करके रुपीज 50 लाख कर दिया गया है। सो रुपीज 50 लाख तक कहां से? 10 लाख से, 10 लाख से लेकर के, आपको याद दिलाते चलें, जो डायरेक्ट परचेज था रूल 149 एंड 154 में, वो डायरेक्ट परचेज की जो लिमिट 25,000 थी उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया। जो कंपैरिजन मेथड से जो परचेज होते थे वो 25,000 से लेकर के 5 लाख हुआ करते थे, उसको चेंज करके 50,000 टू 10 लाख कर दिया गया। तो टेंडर का बिड कब होंगे? 10 लाख से ऊपर के होंगे। सो 10 लाख के ऊपर से लेकर के एंड नाउ 50 लाख तक, 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक। वैसे बिडिंग जो है 10 लाख के नीचे भी करने का ऑप्शन है, बट 10 लाख से ऊपर मैंडेटरी है बिडिंग करना। सो 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक का जो अगर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स है, उसके लिए जो बिडिंग करते हैं उसको बोलते हैं लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। क्या बोलते हैं? लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। सो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी हम पहले जो 25 लाख जो लिमिट था उसको बढ़ा करके हमने 50 लाख करवा दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 50 लाख कर दिया। सो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी जनरली 10 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में होगी, पहले 25 लाख था। ये रूल 162 है, ठीक है। परचेज थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी मे बी एडॉप्टेड इवन वेयर द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोक्योरमेंट इज मोर देन रुपीज 25 लाख इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। सो प्रोक्योरमेंट जो ये 25 लाख था, वो 25 लाख जो है वो चेंज हो गया है, चेंज होकर के अभी 50 लाख हो गया है। सो हम ये अमेंडेड वर्जन को पढ़ेंगे। परचेज थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी मे बी एडॉप्टेड इवन व्हेन where the estimated value of the procurement is more than rupees 50 lakh in the following circumstances. क्या क्या circumstances है? The competent authority in ministry or department certifies that the demand is urgent and any individual expenditure involved by not procuring through advertised tender inquiry is justified. So urgent cases में जनरली क्या है? जनरली ये है कि 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक का जो प्रोक्योरमेंट है उसको लिमिटेड टेंडर के द्वारा करेंगे, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा करना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मोर देन 50 लाख के लिए भी, मोर देन 50 लाख का अलग है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी नहीं है, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी है जो रूल 161 में है। इसके बाद हम ला रहे हैं उसको। सो रूल 161 के अनुसार 50 लाख से ऊपर के लिए एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी की जरूरत पड़ेगी, जिसका प्रोसेस इससे बड़ा होता है। लेकिन अगर कुछ अर्जेंट टाइप के रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी 50 लाख से ऊपर का भी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा बिडिंग की जा सकती है। This is what mentioned in Rule 162
3। ठीक है, उसको क्या करना है, एबीसीडी दिया है। एक तो ये अर्जेंट बेसिस पे होना चाहिए, और क्या दिए हैं, there are sufficient reason to be recorded in writing by the competent authority indicating that it will not be in a public interest to procure the goods through अपर ऐसा। पहला तो अर्जेंसी था। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हम उसको कुछ इस प्रकार की हमारी परचेजिंग है जिसको हम डिडोरा पीट करके परचेज करना नहीं चाहते। और तीसरा क्या है, द सोर्स ऑफ सप्लाई आर डेफिनेटली नोन and and possibility of fresh source beyond this being tapped is remote। कुछ ऐसे स्पेशल प्रोक्योरमेंट है जिसमें बायर को पता है कि कितने सप्लायर हैं, लिमिटेड सप्लायर है। हमें कोई ड्रोन खरीदना है या हमें कोई फाइटर जेट खरीदना है, राफेल हमें खरीदना है, तो राफेल खरीदना है तो उसके जो स्पेसिफिकेशन है उसको सिर्फ राफेल ही मैच करता है। तो उसको वर्ल्ड लेवल पे एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करेंगे तो हमारे सारे जो सीक्रेट है वो रिवील हो जाएंगे। तो इसलिए इसको लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा परचेज किया जाएगा। सो जब अर्जेंसी होगी तब सिक्रेसी प्राइवेसी मेंटेन करनी होगी तब, और जब सोर्स ऑफ सप्लायर इज लिमिटेड, इन ऑल थ्री कंडीशंस लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कैन बी फ्लोटेड इवन फॉर द अमाउंट मोर देन 50 लाख। ठीक है, ये 162 है। अब आते हैं 161 पे। ये मैंने जानबूझ करके इसको इसलिए किया था क्योंकि 161 की वैल्यू ज्यादा होती है, 162 की कम होती है। अब जेम बनाने वाले जो जीएफआर बनाने वाले जैसे भी अपने लगाए हो, 161 जो है 162 के बाद वाला प्रोसेस है। 162 में लिमिट है आपकी 50 लाख का, बढ़ा करके 25 लाख से 50 लाख कर दिया गया, और 50 लाख से ऊपर एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी किया जाता है जो रूल 161 में है। हमें लगता है कि फ्रेमर को 161 ये 162 को 161 और 161 को 162 फ्रेम करना चाहिए था, क्योंकि लोअर स्लैब पहले होता है और लोअर स्लैब के बाद से हायर स्लैब बाद में जाता है। इससे पहले भी हमने देखा है। सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस इनकॉर्पोरेटेड अंडर रूल 154, 155, 162 एंड 166, invitation to tender by advertisement should be used for procurement of goods of estimated value of rupees 25 lakh and above. Advertised in such cases should be given on CPPP, जो हम CPPP हमारा जेम पोर्टल ही है। सो कहने का मतलब यह है कि 161 का जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो ये है कि 25 लाख से एबव 25 लाख एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। एवं 25 लाख अभी वो मॉडिफाई अमेंड हो गया, अमेंड होकर के क्या हो गया, वो एवं 50 लाख हो गया। सो जस्ट डबल हो रहा है। ठीक है, रूल 173 में ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का मेंशन किया हुआ है। इन केस परचेज कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड टू परचेज और रिकमेंड द प्रोक्योरमेंट, नो मेंबर ऑफ द परचेज कमेटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर ऑफ सच कमेटी इन केस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोक्योरमेंट एक्सीड्स 25 लाख। 25 लाख को अभी चेंज करके 50 कर दिए हैं। देख लेते हैं इसको, ये 25 लाख है, इसको अमेंड करके 50 लाख कर दिया गया। सो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए, फेयरनेस शो करने के लिए और किसी भी प्रकार के आर्बिट्रेरीनेस को दूर करने के लिए जो परचेज कमेटी बनेगी, परचेज कमेटी अगर उसका वैल्यू 50 लाख, जो पहले 25 लाख था, अगर उसका वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो परचेज कमेटी के जो 3 मेंबर हैं उनमें से कोई भी मेंबर एक दूसरे को रिपोर्ट करता हुआ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि डीडी इंचार्ज, जेडी इंचार्ज, डायरेक्टर इंचार्ज जो भी है, कमिश्नर इंचार्ज जो भी है, कमिश्नर है, इनके अंडर बाकी 2 लोग हैं,
दैट मीन्स दे आर रिपोर्टिंग टू हिम। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि किसी भी कमेटी में जो इंचार्ज होते हैं, हेड ऑफ द आरओ एसआरओ जो होते हैं, वो कमेटी के मेंबर नहीं होते, हो ही नहीं सकते क्यों? क्योंकि बाकी जो दो होंगे वो उनके सबऑर्डिनेट होंगे। इसलिए तीन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाता है परचेज कमेटी के लिए। तो वही चीज मेंशन किया जा रहा है कि इनवेरिएबली इफ द अमाउंट एक्सीड्स 50 लाख, no case any of the member of the purchase committee should report to the another person। ठीक है, ये रूल 173। आपका चैनल एजुकेजी स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। रूल 183, identification of likely sources where the estimated cost of the consulting service is up to ₹25 लाख। आप देखिए 183 जो है कंसल्टिंग सर्विस के बारे में है। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स हो गया। सर्विसेज जब हम लेंगे तो सर्विसेज दो तरह के बांटे जाएंगे। सर्विसेज दो तरह के होते हैं, क्लासिफाई किए गए हैं, एक कंसल्टिंग सर्विसेज, एक नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज। जब किसी भी प्रकार के एक्सपर्टाइज एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी, तो हम कंसल्टिंग सर्विसेज को हायर करेंगे। कंसल्टिंग सर्विसेज में ब्रेन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ह्यूमन बीइंग सेम रह सकते हैं, बट टेक्निकल एक्सपर्टाइज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज विल डिफर। तो उस प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज को हायर करने के लिए हम कंसल्टिंग सर्विसेज लेते हैं। और जहां पर प्रोफेशनल नो हाउ की कम जरूरत है, टेक्निकल नो हाउ की कम जरूरत है, वहां पर हम नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज लेते हैं। हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हायरिंग ऑफ कार, ये सब जितने हैं ये कंसल्टिंग नहीं हुए, ये नॉन कंसल्टिंग है। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। हाउसकीपिंग में मुझे 20 बच्चों की जरूरत है जो क्लीननेस को मेंटेन करके रख सकें। वो 20 बच्चे कोई भी हो सकते हैं। हमें कार हायर करनी है, बहुत से कार हैं, बहुत से ड्राइवर हैं, बहुत से एजेंसीज हैं, किसी से भी हायर कर सकते हैं। इसमें कंसल्टिंग एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। एवरेजली ड्राइवर होना चाहिए, चलाने वाला आना चाहिए, डेंजरस नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी का हमें 20 सिक्योरिटी वाले चाहिए। कोई सिक्योरिटी एजेंसी है, उससे बोलेंगे कि हमें 20 सिक्योरिटी वाला दे दीजिए, उसके जो सैलरी वगैरह है उसको देख लेंगे, कर लेंगे। दीज ऑल आर नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज। कंसल्टिंग सर्विसेज वो होता है जहां पर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। कोई बड़ा सा केस है, उस केस में हमें बड़े किसी लॉयर को हायर करना है, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गया। कोई टेक्निकल चीज है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज है जिसको हमें इंस्टॉल करना है, रन करना है, शायद एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, तो वो सब क्या होता है? कंसल्टिंग सर्विसेज। कंसल्टिंग सर्विसेज में क्या था? वेयर द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज अप टू ₹25 लाख, प्रिपरेशन ऑफ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट्स मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंक्वायरीज फ्रॉम द अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। सो पहले जो लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया थी अदर डिपार्टमेंट से मिलजुल करके, उसकी लिमिट जो थी वो 25 लाख थी, उस लिमिट बढ़ करके 50 लाख हो गया। अभी कंसल्टिंग सर्विसेज जो लिस्ट बना करके अदर डिपार्टमेंट से लिस्ट ले करके और तब उनका कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए हम ट्राई करते थे, वो लिमिट पहले 25 लाख थी, वो बढ़ा करके अभी 50 लाख कर दी गई है। ये देख लीजिए कंसल्टिंग सर्विस। कंसल्टिंग सर्विसेज मीन्स द प्रोविजन ऑफ एक्सपर्टाइज or strategic advice that is presented for consideration and decision making।
Non-consulting service provider is an individual or a company who contracts to provide services other than consulting services to another individual or business. So हम किसी भी एजेंसी से हाउसकीपिंग का हो गया, पेस्ट कंट्रोल का हो गया, सिक्योरिटी का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, इन सबको हम हायर कर लेते हैं। ये नॉन कंसल्टिंग है। कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्टाइज होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं। सो ये डिफरेंस है कंसल्टिंग सर्विसेज एंड नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में। अगर आप समझ गए हैं कंसल्टिंग सर्विसेज, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, देन प्लीज डू राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। आगे चलते हैं। ये 183 का ही 2 है, उसमें 25 लाख था जिसको बढ़ा करके 50 लाख किया गया था। ये एबव है, where the estimated cost of the consulting service is above rupees 25 लाख। सो आपको पता चल गया होगा, इसको जस्ट डबल करना है, above rupees 50 लाख। बाकी प्रोसीजर उसमें सेम रहेंगे। where the estimated cost of the consulting service is above rupees 50 lakh. In addition to above, an inquiry for seeking expression of interest from the consultant should be published on GEM as well as GEM CPPP. An organization having its own website should also. So इसको GEM पर भी डालना है, अगर 50 लाख क्रॉस कर रहा है तो GEM पर भी डालना है। ऑर्गेनाइजेशन के अपने वेबसाइट है उन पे भी डालना है। जहां जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल सके वहां वहां से हमें इंफॉर्मेशन लेना है। एंड स्कोप ऑफ द वर्क एंड सर्विसेज प्रोजेक्टेड इन द इंक्वायरी, एडिक्वेट टाइम शुड बी अलाउड फॉर गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंटरेस्टेड कंसल्टेंट्स। ठीक है, तो ये जो सीलिंग थी 25 लाख की, दैट इज नाउ इनहेंस टू रुपीज 50 लाख एंड मोर। 50 लाख तक का लिस्ट बना लेते थे, अपने दूसरे तीसरे डिपार्टमेंट से लिस्ट ले लीजिए और उसके बेसिस पे कर लीजिए। और 50 लाख से ऊपर का क्या है, इंक्वायरी फॉर सीकिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कंसल्टेंट शुड बी पब्लिश्ड ऑन GEM एज वेल एज ऑन द होम वेबसाइट ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट रूल 201, इन्विटेशन ऑफ बिड्स फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द नॉन कंसल्टिंग सर्विस। अब वहां तक हम जो थे वो कंसल्टिंग सर्विसेज की बात थी, अब नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज की बात हो रही है। कंसल्टिंग सर्विसेज में 25 लाख जो था वो 50 में कन्वर्ट हो गया था। सो अब कंसल्टिंग सर्विसेज में 50 लाख एंड बिलो का एक स्लैब है और 50 लाख एंड मोर देन 50 लाख का अनदर स्लैब है। ठीक है, अब हम आ गए नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में। नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, पेस्ट कंट्रोल, एसी मेंटेनेंस, ये सब नॉन कंसल्टिंग में आएंगे। फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द नॉन कंसल्टिंग सर्विस अप टू रुपीज 10 लाख। सो यहां पर 10 लाख तक का लिमिट था इन्विटेशन ऑफ बिड्स के लिए। ये 10 लाख की जो लिमिट है इसको डबल करके 20 लाख कर दिया गया, रुपीज 50 लाख, सॉरी। सो इन्विटेशन ऑफ बिड जो है इसका जो लिमिट था 10 लाख, यहां पर इस 10 लाख को चेंज करके रुपीज 50 लाख किया गया है। जो कंसल्टिंग सर्विसेज थी उसमें भी 25 लाख को 50 लाख किया गया। कंसल्टिंग सर्विसेज को मॉडिफाई करके 25 लाख के स्लैब को 50 लाख किया गया। नॉन कंसल्टिंग में 10 लाख के स्लैब को चेंज करके 50 लाख कर दिया गया, बराबर हो गया। सो वेदर इट इज कंसल्टिंग सर्विस और नॉन कंसल्टिंग सर्विस, लिमिट इज 50 लाख। फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द नॉन कंसल्टिंग सर्विस अप टू रुपीज 50 lakh or less, the Ministry or Department should scrutinize the preliminary list of likely contractor as identified as per the Rule 199 above, decide the prima facie eligible and capable contractor, and issue limited tender inquiry. So इसमें limited tender inquiry कहाँ तक कर सकते हैं, 50 लाख तक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहां पर 10 लाख को 20 लाख नहीं किया गया है।
यहां पर जो पहला एग्जिस्टिंग अमाउंट था उसको डबल नहीं किया गया है, यहां पर उसको 5 टाइम इंक्रीज कर दिया गया है। सो 10 लाख से 50 लाख तक कर दिया गया है। ये कैची क्वेश्चन हो सकता है, रूल 201 को ध्यान में रखना चाहिए। सो यहां पर क्या है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी आपको फ्लोट करनी है। फॉर इशूइंग लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी मोर देन 3 होना चाहिए। सेम चीज यहां पर भी है, शुड बी मोर देन 3 होना चाहिए। ठीक है, आपको हम बता ही दिए हैं। जो नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज हैं उसके अंदर क्लीनिंग आता है, मेंटेनेंस आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, डेटा मैनेजमेंट आता है, ट्रांसलेशन आता है, प्रिंटिंग आती है, सिक्योरिटी आती है, हाउसकीपिंग आती है। ये सब नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज के अंडर आते हैं। तो 201 का सेकेंड फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू, अब यहां पर जो 10 लाख था कितने में चेंज हो गया है, 10 lakh converted into 20? No, 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 no. 10 lakh has been amended to 50. So अब जो होगा न एवब यहां पर 50 हो जाएगा। देखिए यहां पर 10 था, यहां पर एवब 50 हो गया। तो अप टू 50 की क्या है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा करना है, और एवब 50 एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा करना है। ठीक है, रूल 218 मोड्स ऑफ डिस्पोजल, बहुत ध्यान देने वाली बात है। मोड्स ऑफ डिस्पोजल, हमारे पास विड आउट करते हैं ना, तो उसके मोड क्या होंगे, सरप्लस और ऑब्सोलीट और अनसर्विसेबल गुड्स ऑफ असेस्ड रेसिजुअल वैल्यू एबव ₹2 लाख शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय। सो पहले जो लिमिट थी वो एबव 2 लाख की थी, बिलो 2 लाख का रूल 218 नहीं अप्लाई हो रहा है। एबव ₹2 लाख थी, अगर आपका कोई आइटम सरप्लस हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, ऑब्सोलीट मतलब प्रचलन से बाहर निकल गया है, अनसर्विसेबल हो गया है, एसी है बार बार रिपेयर करते हैं, हर महीने में खराब हो रहा है, कितना उसको रिपेयर कराएंगे, तो बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर भी उसका सर्विसिंग हो जाता है। और चाहे कुछ उसके पार्ट्स मिल ही नहीं रहे, स्पेयर पार्ट्स मिल नहीं रहे, उसका नेक्स्ट वर्जन आ गया है, तो अनसर्विसेबल हो गया, तो क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, दूसरा लगाएंगे। ऑब्सोलीट हो गया, क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, दूसरा लाएंगे। तो जो हटाएंगे उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, कहीं भी फेंक देंगे क्या, डस्टबिन में फेंक देंगे, नहीं, क्या करेंगे, ऑब्टेनिंग बिड्स थ्रू एडवर्टाइज्ड टेंडर। दो पहले ये था कि 2 लाख से ऊपर का अगर डिस्पोजल करना है कोई गुड्स को, तो एडवर्टाइज्ड टेंडर से बिडिंग लेना है, अदरवाइज पब्लिक ऑक्शन करना है। दो उपाय है, या तो एडवर्टाइज्ड टेंडर से बिडिंग ले लीजिए कि मुझे ये आइटम डिस्पोज ऑफ करना है, इंटरेस्टेड पर्सन में अप्लाई, और नहीं तो पब्लिक ऑक्शन करना है। कितने तक के लिए, ₹2 लाख के लिए। अब ये चेंज हो गया है क्योंकि हम नोटिफिकेशन ही तो पढ़ रहे हैं, हम अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट पे ही हम पढ़ रहे हैं। ये जो वैल्यू है रेसिजुअल वैल्यू है, ध्यान देने वाली बात है। हमने कंप्यूटर खरीदा, हमने 10 कंप्यूटर खरीदा 1-1 लाख का, तो 10 लाख में हमारा परचेज वैल्यू था, परचेज वैल्यू 10 लाख का था। अभी तो ये ऑब्सोलीट हो गया, तो ऑब्सोलीट होने के बाद से हो सकता है कि उसकी 10 लाख के बदले उसकी वैल्यू 2 लाख पे हो गई हो, घट जाएगी ना, ऑब्सोलीट हो गया। बुक वैल्यू तो हालांकि उसका 0 हो जाता है, 4 साल के बाद से कंप्यूटर का वैल्यू, बुक वैल्यू 0 दे रहे हैं, 25% डेप्रिसिएशन अगर देते हैं तो बुक वैल्यू 0 हो जाएगा। तो रेसिजुअल वैल्यू उसकी क्या है, कोई चेयर है, कोई टेबल है, उसकी रेसिजुअल वैल्यू शुड बी मोर देन 2 लाख रुपीज, ओरिजिनल वैल्यू नहीं। वो बढ़ा करके अभी 4 लाख कर दिया गया, जस्ट डबल 4 लाख कर दिया गया। 4 लाख से ऊपर का अगर है तो यू हैव टू ऑब्टेन बिड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर, और नहीं तो पब्लिक ऑक्शन के द्वारा करना है। रेसिजुअल वैल्यू अब लेस देन जो 2 लाख था उसको 4 लाख कर दिया गया, राइट। तो ये जो लेटर है इसका पैरा 2 लिखा है, इट इज सर्टिफाइड दैट द स्पेसिफिक रिलैक्सेशन इन द GFR already provided to scientific ministry
etc white so dated 24 will continue to be available to them. So उनके लिए अलग से रूल लागू हुआ था, that will continue to them. This OM is also available on the website Department of Expenditure. ये उनका एड्रेस दिया हुआ है. साइन कर रहे हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी. तो इस तरीके से ये जो अमेंडमेंट है 10 जुलाई 2024 को लाया गया है. इसे जरूर आपको देख लेना चाहिए. ये डे टू डे वर्क में भी काम आएगा और एग्जामिनेशन में तो इनमें से एक दो क्वेश्चन आने ही हैं. आपका दूसरा चैनल एसीकेजी 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें. मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन वाचिंग एसीकेजी स्टडीज एंड एसीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस. नमस्कार.